बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 301 मैकेनिक्स 1 के सिलसिले में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, विच इज़ दी गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब गाउसेस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? ये असल में रिलेट करता है सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को। यहाँ पे हम बात करेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन के हवाले से, जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें जिक्र आएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वो भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर इसको इस रिलेशन की बात करें तो ये असल में है क्या कि इट इज़ दी सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट, यानी हमारे पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए over the closed surface is equal to the volume integral of the divergence of vector A taken over the volume enclosed by the surface। मतलब ये हुआ कि हमारे पास पहली बात तो ये है कि क्लोज सरफेस की ज़रूरत है। क्लोज सरफेस से मुराद यहाँ पे आप एक फुटबॉल ले सकते हैं, विच इज़ ए क्लोज सरफेस, यानी हम एक पॉइंट से शुरू करें और वापस उसी पॉइंट तक बगैर किसी इंटरप्शन के या बगैर पेंसिल उठाए पहुंच सकते हो, तो वो क्लोज सरफेस है। अब क्लोज सरफेस की एग्जांपल फुटबॉल ले लें, एक बैलून ले लें, इरेगुलर शेप बैलून हो सकता है, दैट इज़ आल्सो ए क्लोज सरफेस। तो ये हमारे पास क्लोज सरफेस हो गया। अब जो क्लोज सरफेस होगी उसका एक सरफेस एरिया होता है। अब उस सरफेस एरिया के अंदर बेसिकली जितना वॉल्यूम इनक्लोज्ड होगा उसकी हम बात करेंगे और सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल लेंगे नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का ओवर द क्लोज सरफेस, और वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर ए का, यानी वेक्टर ए का डाइवर्जेंस लेने के बाद हम जब वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं तो फिर हमारे पास यही रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेट करता है सरफेस इंटीग्रल, यानी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस ओवर द इंटायर सरफेस अगर ले फॉर क्लोज सरफेस, हम आमतौर पे ये सर्कल इंटीग्रल के ऊपर लगाते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट ए का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर हमारे पास डेल डॉट ए, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। तो लेकिन शर्त यहां पे बहुत अहम है, वो है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोज सरफेस, यानी गाउसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज सरफेस की जरूरत होती है। तो क्लोज सरफेस का वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल इस तरीके से आपस में रिलेट किया जा सकता है। ये हमारे पास डेफिनेशन। अब एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि एक हमारे पास इरेगुलर शेप बैलून समझ लें, या सरफेस हमारे पास कोई भी वो इस शेप की है। अब मैंने उसका 2 डायमेंशनल वर्जन यहाँ पे शो किया है। 2 डायमेंशनल वर्जन से मुराद ये है कि मैंने अब इसको 2 डायमेंशन में अगर शो कर रहा हूँ तो असल में ये 3 डायमेंशन में है। आप इसके एग्जांपल इस तरह ले लें कि ये मेरे पास एक पाउच है। इस पाउच का अगर हम गौर करें कि इसकी एक सरफेस होगी, ये सरफेस जो मुझे इस वक्त नज़र आ रही है वो मैंने यहाँ पे शो कर दी कि ये हमारे पास एक सरफेस एरिया है इसका, और इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये हमारे पास मुख्तलिफ डायरेक्शन में इसके सरफेस एरिया मौजूद है। और इसके अंदर जो वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दिस, तो ये हमारे पास इसके अंदर वॉल्यूम भी है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो हम किसी एक साइड से शुरू करते हैं, फिर दूसरी साइड को लेंगे और देखेंगे इसका मतलब क्या बनता है। तो सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ए डॉट डी एस असल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये बेसिकली ए डॉट डी एस, हम अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कोई फ्लक्स वगैरह की डेफिनेशन याद हो तो वो ए ई डॉट डी ए, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बी डॉट डी ए, तो ये बेसिकली फ्लक्स की डेफिनेशन के रिलेट करता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट शोज द नेट आउटवर्ड फ्लो। तो यहाँ पे चूंकि सरफेस हमारे पास प्लेन नहीं है, तो उस सरफेस को प्लेन कंसिडर करने के लिए या प्लेन बनाने के लिए हम अक्सर जगहों पे ये करते हैं, हम यहाँ पर भी यही काम करेंगे, उसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। अब स्मॉल से मुराद कितना स्मॉल हो सकता है?
अब मैंने स्ट्रेट लाइंस नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता है कि ये किसी भी शेप का कर्व हो सकती है। तो कुछ इस तरह की हमारे पास स्मॉल पैचेस में इसको डिवाइड कर दिया। अब ये पैचेस आपस में बराबर होना ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितने स्मॉल पैचेस में इस सरफेस को डिवाइड करें। तो जब हम बात करते हैं किसी भी सरफेस एरिया की, तो उस सूरत में हम ऐसा सरफेस एरिया चाहते हैं जो कि प्लेन हो, ताकि हम उसकी डायरेक्शन को पिन पॉइंट कर सकें। मतलब ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये सरफेस कोई बड़ी सरफेस है और उसके अंदर कोई भी कर्वेचर नहीं है, तो हमें पता होगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक कार्ड है। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर अगर मैं इसका सरफेस एरिया की बात करूं, तो इसकी डायरेक्शन, अगर ये प्लेन है तो अल्टीमेटली इसकी डायरेक्शन ये इस तरह होगी, नॉर्मल टू द सरफेस होगी। लेकिन अगर ये इसमें कर्व हो, तो उस सूरत में इसकी सरफेस में अगर इस तरह लूँगा, तो यहाँ पे ये सरफेस की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको इतना स्मॉल एरिया यहाँ पे बनाऊँ कि वो उसमें कर्वेचर ख़त्म हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में, हमने ये जो पैचेस बनाने हैं ये इतने स्मॉल होने चाहिए कि हर पैच का एक फ्लैट सरफेस नज़र आनी चाहिए। तो लाजमी तौर पे ज़रूरी नहीं है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसकी कर्वेचर ज़्यादा है तो मुझे यहाँ पे छोटे सरफेस बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे कर्वेचर बहुत थोड़ा है तो मैं इसका इतना बड़ा सरफेस भी बना लूँ तो उसके अंदर भी पैच नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ मुझे जितने पैच की ज़रूरत होगी कि वो फ्लैट हो जाए ताकि मैं डायरेक्शन ऑफ एरिया दिखा सकूं, तो वो हमारे पास स्मॉल पैच होगा। तो इसलिए हम जब स्मॉल की डेफिनेशन करते हैं तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सारे इक्वल होने चाहिए। अब इसमें फ़र्ज़ करें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, इसको मैं ith पैच की बात कर लेता हूँ। अब चूंकि इसके अंदर एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात हो रही है जो कि a के बराबर है, और उस a का आउटवर्ड फ्लक्स अगर मैंने देखना है तो उसके लिए मुझे हर सरफेस में से गुजरने वाला आउटवर्ड फ्लो मालूम करना होगा। अब सपोज करें कि ये अगर हमारे पास n पैचेस हमने डिवाइड किए हैं, तो उस सूरत में हर एक का अलग अलग फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स थ्रू ith रीजन, ये हमारे पास ith रीजन का टोटल फ्लक्स क्या बनेगा। अब हमने जो पैचेस डिवाइड किए हैं तो लाजमी तौर पे ये सिर्फ सरफेस हमें नज़र आ रही है, लेकिन अंदर क्या होगा। तो आप ये अगर इसको कंसिडर कर लें कि हर पैच असल में आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड सरफेस शो कर रहा है जो हमने अंदर वॉल्यूम्स को डिवाइड किया है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह लें कि अगर ये पूरा बॉडी एक क्लोज सरफेस है तो इसके अंदर हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स रख दिए। एज्यूम कर लेते हैं कि 2000 क्यूबिकल ब्लॉक, और वो क्यूबिकल ब्लॉक्स मिलकर ये सारी सरफेस बना रहे हैं, तो हर क्यूब का एक अलहदा से फ्लक्स होगा। हम क्या करेंगे कि वो उन तमाम क्यूब्स के फ्लक्स की बात कर लेंगे, तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो बहरहाल लेफ्ट हैंड साइड पे हम सरफेस एरिया के रेफरेंस से बात करें तो फ्लक्स थ्रू ith रीजन वो किसके बराबर आ जाएगा। अगर a इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन और डेल्टा s is the area through which we are considering the outward flow, तो a डॉट डेल्टा s होगा। और जब हम बात करेंगे इसके इंटायर सरफेस की, तो उस सूरत में हम हर एक का अलग अलग सम कर लेंगे, और फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेस रीजन, वो अगर देखा जाए तो वो हम इन तमाम को सम अप कर लेंगे। ai डॉट डेल्टा s, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा।
अब अगर टोटल फ्लक्स हमारे पास ये इस एक्सप्रेशन की सूरत में आया, तो अब यहां से हम एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि डेल्टा एस को वेरी स्मॉल ले लें, या ये जो हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं, नंबर ऑफ सरफेस एरियाज हैं, इनको हम इतना छोटा कर लेते हैं कि व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो। जब ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हर सरफेस एरिया अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू, ऐसी सूरत में ये जो इंटेग्रल है 1 to n, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये समीशन कन्वर्ट हो जाएगी इंटेग्रल में, और डेल्टा एस कन्वर्ट हो जाएगा डी एस में। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये टोटल फ्लक्स जो बन जाएगा दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ओवर द इंटायर सरफेस ए डॉट डी एस। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स बन जाएगा फॉर द इंटायर सरफेस। ये आउटवर्ड फ्लक्स हमारे पास हासिल हो गया। अब उसका दूसरा हिस्सा क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो ये जाहिर कर रही है टोटल फ्लक्स ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन थ्रू ऑल द एक्सटर्नल सरफेस। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि हमने कहा कि ये पूरी बॉडी छोटे छोटे ब्लॉक्स के साथ मिलकर बनी हुई है, और वो तमाम ब्लॉक्स सपोज कर लें कि क्यूबिकल ब्लॉक्स हैं। अब हर ब्लॉक के अंदर अगर इसकी वैल्यू सर्टन ए, ये ith ब्लॉक्स फर्ज करें हैं, तो उस सूरत में अगर इसकी ए की वैल्यू ए आई के बराबर है, तो इस क्यूब में से जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और अल्टीमेटली यहाँ सामने से और ये बैक से, तो 6 सरफेसेस हमें नज़र आ रही हैं। अब इन 6 सरफेसेस का टोटल फ्लक्स इस क्यूब का टोटल फ्लक्स होगा। अब अगर देखा जाए तो मैं इसको 2 डायमेंशन में अगर देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल भी होगी। ये सारे क्यूब्स एक दूसरे के साथ मिलकर ये सारी सरफेस बना रहे हैं। तो अगर मैं 2 डायमेंशन में देखूं तो ये अगर ith ब्लॉक है, तो इसका ये फ्लक्स अगर इसके लिए आउटवर्ड होगा तो अल्टीमेटली जो jth ब्लॉक है, अब jth ब्लॉक का जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा वो इनवर्ड होगा इसके लिए। हम अगर आउटवर्ड फ्लक्स को I के लिए इस तरह शो कर दें, और इनवर्ड फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा उसके जो नेबरिंग क्यूब्स होंगे उनकी वजह से, तो अल्टीमेटली इसका फ्लक्स इसके साथ अगर बिल्कुल बराबर साइज के हैं तो उस सूरत में ये एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ये वेक्टर्स नहीं है। फ्लक्स बेसिकली जे डॉट डी एस या ए डॉट डी एस हमारे पास आ रहा है, तो हर सरफेस के लिए जो एरिया और डी एस का डॉट प्रोडक्ट है, तो अल्टीमेटली ये हमारे पास फ्लक्स जो होगा वो इस सूरत में स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि जितनी लाइंस, जितना फ्लो आउटवर्ड है उतना फ्लो इनवर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बजाय ये पूरी बाउंड्री का इफेक्ट ख़त्म हो गया लाजमी तौर पे। इसी तरह इसका इफेक्ट भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसका इफेक्ट यहाँ पे, इसका इफेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमारे पास जो भी इसका वैल्यू होगी वो इसकी बाउंड्रीज ख़त्म कर देगी। अल्टीमेटली यहाँ पर इसके वजह से ये इफेक्ट ख़त्म हो गया, इसी तरह ये इफेक्ट ख़त्म हो गया। तो सेंट्रल जो बाउंड्रीज हैं उन तमाम का इफेक्ट एक दूसरे को ज़ायल कर रहा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में ए डॉट डी एस हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, ये फ्लक्स की अगर सेंट्रल है तो वो फ्लक्स असल में आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द बाउंड्री को भी लिंक कर रहा होगा। यानी जितना फ्लक्स हर सरफेस में से बाहर है वो इसके साथ लिंक कर रहा होगा, वही हमारे पास असल में फ्लक्स के बराबर होगी। तो अब यहाँ पे हमारा जो काम होगा वो क्या होगा कि हमने इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। तो मैं इसको अगर इसी इक्वेशन को दोनों तरफ डेल्टा वी से डिवाइड कर दूं तो हर ब्लॉक के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर गौर करें तो ये हमारे पास
इसमें फ्लक्स ए आई डॉट डेल्टा एस आई लिख दें। लाजमी तौर पे जो अपर सरफेस है इसका जो फ्लक्स होगा ये भी होगा ए आई डॉट डेल्टा एस 2 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेंगे। इसी तरह लोअर के लिए, साइड के लिए, फ्रंट के लिए, बैक के लिए, तमाम के लिए करें तो इसके लिए जो फ्लक्स बनेगा वो आएगा इन तमाम 6 की 6 सरफेस का सम करेंगे ए आई डेल्टा एस आई के साथ। आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6 फॉर दिस पर्टिकुलर क्यूब। अब यहाँ से मैं चूंकि सारी सरफेसेस की बात कर रहा हूँ और ये ज़रूरी नहीं कि ये इस तरह का क्यूब हो, किसी भी शेप का हो सकता है, तो उस सूरत में हम डेल्टा की बजाय डी एस नोट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन ए आई डॉट डी एस आई को भी मैं अगर आयत पार्ट को ख़त्म कर चले, आयत हमारे पास है, इसका मतलब है एक क्यूब के लिए हमारे पास ये वैल्यू आई, दूसरे क्यूब के लिए भी इतनी आएगी, तीसरे की भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। करते करते हमारे पास टोटल जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, फाई इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ए आई डी एस आई ए वन डी एस वन प्लस इंटेग्रल ऑफ ए टू डी एस टू प्लस ए थ्री डी एस थ्री and so on up to an into d dot dsn। ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा फॉर ईच क्यूब, यानी तमाम क्यूब्स का जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से हम अगर इसको लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, ए आई डॉट डी एस आई I varies from 1 to n। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया फॉर इन सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस ऑफ क्यूब्स, यानी हम जो वॉल्यूम के लिहाज से बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इसको डेल्टा वी से डिवाइड कर देता हूं। फाई टोटल इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया सिग्मा ए आई, सॉरी ए आई इंटू डॉट डी एस आई डेल्टा वी से डिवाइड कर दें और डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दें। यानी चूंकि हम बात कर रहे हैं इस क्यूब की और इस तरह के बाकी तमाम क्यूब्स की, या इस छोटे से वॉल्यूम, ये क्यूब की बजाय अगर आप समझ लें कि ये एक स्फीयर था और तमाम वॉल्यूम छोटे छोटे स्फीयर से मिलकर बन रहा है, तो भी बात वही होगी कि इसके ऊपर हम सरफेस एरिया लेंगे, फिर उसका सम करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स बनेगा। तो हर सूरत में ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू ही असल में कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ से टोटल फ्लक्स हमारे पास जो बनेगा वो इस डेफिनेशन के मुताबिक कुछ इस तरह के हो गया हमारे पास। हमने डेल्टा वी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा वी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बाय डेफिनेशन the surface integral per unit volume, this is the surface integral per unit volume when delta v approaches to 0, when delta v is very small, so delta v approaches to 0 means ये हमारे पास sigma will be converted into integral and this will become phi total। इन दिस केस ये हमारे पास बन जाएगा, ये ब्रैकेट जो पूरी बनी वो बन जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ए। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्यों कहेंगे हम इसको, बिकॉज बाय डेफिनेशन इट इज द सरफेस इंटेग्रल पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0। फॉर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम के लिए सरफेस इंटेग्रल पर यूनिट वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहलाता है, और लाजमी तौर पे डेल्टा वी विल अप्रोचेस टू 0, सो इट विल बिकम डी वी एंड दिस सिग्मा विल बी इंटेग्रल। तो ये हमारे पास ओवर द वॉल्यूम वी टोटल फ्लक्स आ गया। अब देखा जाए
कि जब हम सिर्फ सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस को हम डिवाइड कर रहे हैं, तब भी हम कह रहे हैं कि ये टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल की, यानी तमाम वॉल्यूम, छोटे छोटे वॉल्यूम का सम अप कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम कह रहे हैं कि ये टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वॉल्यूम के डाइवर्जेंस का इंटीग्रल और सरफेस के इंटीग्रल, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रल, दोनों ही एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ दी टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। और सो दे आर इक्वल, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो वी कैन से दैट ए डॉट डी एस over the closed surface S will be equal to, over the volume V, divergence of A dot dV। तो डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के रिलेशन शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये रिलेशन है बिटवीन दी सरफेस इंटीग्रल टू दी वॉल्यूम इंटीग्रल। लेकिन ये याद रखना है कि इट इज़ नॉट फॉर कन्वर्जन ऑफ सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल, बट इट इज शोज जस्ट दी रिलेशन बिटवीन दी सरफेस इंटीग्रल एंड दी वॉल्यूम इंटीग्रल। तो क्योंकि सरफेस इंटीग्रल हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ए क्रॉस डी एस ओवर द इंटायर सरफेस हो सकता है, हमारे पास ओपन सरफेस का इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये याद रखना है कि ये सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस के लिए डाइवर्जेंस ऑफ वी ए डॉट डी वी के बराबर होता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम।